second law of thermodynamics. What second law of thermodynamics says, बहुत सिंपल सा है, बहुत डिफरेंट स्टेटमेंट है, बट व्हाट डज इट मीन? पूरा का पूरा हीट कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता, पूरा का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता। एंड वो क्यों नहीं हो सकता? लाइक किसी भी सिस्टम को, मान लो ये हमारा एक सिस्टम है, इसमें हीट है दैट इज एट 327 डिग्री सी और हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर है 27 डिग्री सी। हमको वर्क के लिए सिस्टम को एक्सपैंड करना पड़ता है, हम सिस्टम को एक्सपैंड करेंगे, सिस्टम का टेम्परेचर रिड्यूस होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा, हीट ट्रांसफर होता जाएगा सिस्टम को, राइट। बट कोई भी सिस्टम सराउंडिंग से ज़्यादा अपने आप कूल नहीं हो सकता। हम किसी भी सिस्टम को छोड़ दें तो वो मैक्सिमम कहाँ तक कूल होगा? सराउंडिंग तक। सराउंडिंग से नीचे वो कूल हो नहीं सकता अपने आप, तो इतना हीट उसके अंदर बचा रह जाएगा, राइट। द टेम्परेचर वॉज 327 डिग्री सी, बट हाउ मच हीट इट विल कंटेन? दैट इज अकॉर्डिंग टू 27 डिग्री सी। तो इतना हीट उसके अंदर बचा रहेगा। हाउ मच हीट वी कैन कन्वर्ट? अप टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसमें हम पूरा का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट कर दें। एंड दिस इज बेसिकली द सेकेंड लॉ, राइट। नहीं, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, टेम्परेचर एब्सोल्यूट में 0 केल्विन होता है। ओके, 0 डिग्री सी इज स्टिल 273.15 केल्विन। ओके, टेम्परेचर 0 डिग्री सी से नीचे भी पॉसिबल है ना। तो हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के रेफरेंस में बात करते हैं 0 केल्विन। तो सराउंडिंग टेम्परेचर 0 केल्विन होगा नहीं, सिस्टम 0 केल्विन तक कूल होगा नहीं, तो हमेशा सिस्टम के अंदर कुछ हीट रिमेन रहेगा। इज इट क्लियर? तो इसको मैं अगर नोट करूं, सो देयर आर टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स। वन इज कॉल्ड कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट फॉर दिस लॉ। मीनिंग सब स्टेटमेंट का एक ही है, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, राइट। नो प्रोसेस इज पॉसिबल, no process is possible whose sole result is to collect heat from a reservoir and convert completely in work. तो ऐसा कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जो हीट को कंप्लीटली कन्वर्ट कर दे वर्क में, ठीक है। द अनदर स्टेटमेंट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। No process is possible whose sole result is transfer of heat from coldest object to hotter object.
यानी कोल्ड से हॉट की तरफ हम हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग, जो मैंने आपको बेसिक सेंस में बताया। हम किसी भी सिस्टम को सराउंडिंग से नीचे कूल नहीं कर सकते, तो अकॉर्डिंगली सम अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिटेन इन दैट, एंड सो whole of the heat cannot be converted into work. That is what is the meaning of the second law. Now, reversible and irreversible process. प्रोसेस को हम दो कैटेगरी में रखते हैं, वन विच कैन बी रिवर्स्ड एंड वन विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। व्हाट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस? मैं पीवी डायग्राम पे एक सिस्टम को स्टेट 1 से स्टेट 2 पे लेके जाऊं, दिस वे। तो इसमें बहुत सारी इंटरमीडिएट स्टेट्स आती हैं। ये इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं जो कि इनफाइनाइट स्टेट्स हैं, करेक्ट। एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में इंटरमीडिएट स्टेट्स होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस उसको बोलते हैं जो सेम पाथ से पास हो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक्सपेंशन में जिस पाथ से पास हुआ था कंप्रेशन में भी उसी पाथ से पास हो। व्हाट डज इट मीन? ऑल इंटरमीडिएट स्टेट मस्ट बी सेम in the direct process and the opposite process. एक्सपेंशन में और कंप्रेशन में सारी स्टेजेस सेम होनी चाहिए। सिस्टम अगर उन सारी सेम स्टेजेस से पास होता है तो हम इसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। बट अगर सिस्टम उन स्टेट से पास नहीं होता, लाइक it come to state back through some other path, then it is called irreversible process. तो हम इसको irreversible process बोलते हैं। ये रिवर्सिबल है और ये irreversible है। होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। A process that can pass through all states in opposite direction as in direct process. For example, a system passes through infinite intermediate state during direct process say expansion, then system is called reversible, then process is called reversible if it can pass through same intermediate states
in opposite direction that is compression. Reversible process. Is a process that cannot pass through same intermediate states in opposite direction as in direct process. राइट जैसे डायरेक्ट प्रोसेस में होता है, अगर वैसा नहीं हो सकता सो देन इट विल बी कॉल्ड एज इरिवर्सिबल प्रोसेस. चलो heat engine. What is a heat engine? It converts heat into work. Right? एक कोई भी सेटअप है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, उसको हम हीट इंजन बोलते हैं. हीट इंजन में क्या क्या होता है? इट नेसेसरीली कंसिस्ट a hot reservoir called source, a cold reservoir called sink, system, right? एक सिस्टम होता है, सिस्टम मीन्स गैस. एक हॉट रिजर्वायर होता है, एक कोल्ड रिजर्वायर होता है. सिस्टम हॉट रिजर्वायर से हीट लेता है, उसका पार्ट वर्क में कन्वर्ट करता है एंड जो बाकी हीट बची उसको सिंक में रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि सारी की सारी हीट तो वर्क में कन्वर्ट होती नहीं है. तो जो हीट बच जाती है दैट इज रिजेक्टेड टू सिंक, राइट? System draw heat from source, convert part of it in useful work and remaining heat is rejected to sink. As represented in block diagram. Okay? How is it? ये हमारा है सोर्स. सोर्स एट हाई टेम्परेचर T1 डिग्री C, T1 ले लो. यहां से हीट लिया Q1. ये हमारा सिस्टम है. इसमें से कुछ वर्क में कन्वर्ट हो गया.
and the remaining heat goes to sink at low temperature, that is T2. सिस्टम ने Q1 हीट लिया T1 टेम्परेचर पे एंड T2 टेम्परेचर पे सिंक पे बाकी का हीट रिजेक्ट कर दिया, राइट? हाउ वी डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ इंजन? Efficiency of engine it is defined as ratio of work to heat absorbed from source. Ratio of work to heat absorbed from source. तो कितना हीट एब्जॉर्ब किया सोर्स से? Q1. एफिशिएंसी के लिए सिंबल ये यूज करते हैं तो W अपॉन Q1, करेक्ट? अब Q1 हीट थी, Q2 बच गई, तो W वर्क डन कितना हुआ? Q1 माइनस Q2. इतनी हीट थी, इतनी बच गई, तो बाकी कहां गई? वर्क में. सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q2. देन एफिशिएंसी इज 1 माइनस Q2 by Q1. ओके, नीचे एक छोटा सा नोट लिखो. फॉर इंजन वर्किंग ऑन Carnot cycle, efficiency is 1 minus T2 by T1. That is exclusively for the engine working on Carnot cycle. और रेफ्रिजरेटर या हीट पंप, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, इट इज रिवर्स ऑफ हीट इंजन. राइट? हम बात करें रेफ्रिजरेटर की या एसी की, बोथ आर द सेम थिंग. दोनों में मेन चीज क्या है? दोनों एक कोल्डर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट पे हीट ट्रांसफर करते हैं. देखो, फ्रिज के अंदर कोल्ड होता है, बट स्टिल कंटिन्यूअस हीट ट्रांसफर चलता रहता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. आउटसाइड इज हॉट. तो ये क्या करते हैं? कोल्डर सराउंडिंग, कोल्डर एनवायरनमेंट से हॉटर एनवायरनमेंट में हीट ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ता है. जैसे कि फॉर द रेफ्रिजरेटर वी नीड टू गिव द इलेक्ट्रिसिटी. वो इलेक्ट्रिसिटी में से क्या होता है? कंप्रेसर में जाती है, कंप्रेसर कुछ प्रोसेस करता है, उससे फिर हीट कोल्ड से हॉट में ट्रांसफर होती है. तो हम हीट को कोल्ड से हॉट में ट्रांसफर कर सकते हैं, बट एट एक्सपेंस ऑफ सम वर्क. So that is what is happening in the heat pump, right? हाँ बोलो. कोई नहीं, ये समझ तो हो जाएगा. जो मैं लिख रहा हूं वो समझना, फिर उसके बाद हो जाएगा. ओके? इट ट्रांसफर हीट from
colder environment to hotter surrounding at expense of some work done on system, राइट। रेफ्रिजरेटर में हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंप्रेसर में जाती है, कंप्रेसर सिस्टम के ऊपर कुछ काम करते हैं और उससे फिर हीट कोल्ड एनवायरनमेंट से हॉट एनवायरनमेंट में ट्रांसफर होती है। फ्रिज के अंदर या अगर रूम में एसी है तो इनसाइड टेम्परेचर इज लो and outside temperature is high. Still we are transferring heat from the low temperature to high temperature, but this is possible only because of the compressor, and compressor is doing some work, और वो वर्क करने के लिए उसको एनर्जी कहाँ से आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी से। समझ में आया? Now अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएं, so this is source at low temperature, we can say cold reservoir, this is at T1 degree C, T1 ले लो, मैं डिग्री C लिख देता हूँ। it takes some heat Q1, ये हमारा सिस्टम, we do some work on system and whole of the heat is rejected to sink at high temperature. You can also say it hot reservoir. This is what? Temperature T2. So हमने वर्क किया, कुछ हीट निकाली and then total heat is transferred to the sink. राइट। इस केस में हम एफिशिएंसी नहीं मेजर करते, व्हाट वी मेजर इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप, यूजुअली अल्फा या बीटा से डिनोट करते हैं। इट इज ratio of heat extracted from hot reservoir. It is ratio of heat extracted from hot reservoir to work done on system. That is यूजुअली बीटा अल्फा से डिनोट करते हैं। हीट एक्सट्रैक्ट कितना किया हमने? Q1 अपॉन वर्क डन W, बट वर्क कितना होगा? अगर हमने Q2 हीट रिजेक्ट की और Q1 निकाली थी तो वर्क इज Q2 माइनस Q1. So coefficient of performance become Q1 upon Q2 minus Q1. And as in heat engine, for Carnot cycle, this is T1 upon T2 minus T1. So that is coefficient of performance. Right. एक रेफ्रिजरेटर को अगर हम रूम में दरवाजा खोल के रख दें तो वो रूम का टेम्परेचर बढ़ा देगा। कैसे?
रेफ्रिजरेटर हीट लेगा रूम से, हीट फ्रॉम रूम Q1, वर्क W, heat rejected to room, heat rejected to room Q2 is equal to Q1 plus W। तो उसने जितनी रूम से हीट ली थी उससे ज्यादा रूम में वापस कर दी, तो ग्रेजुअली रूम हॉट हो जाएगा। ओके, क्योंकि जो हम इलेक्ट्रिसिटी स्पेंड कर रहे हैं वो भी तो हीट में कन्वर्ट होगी। तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट आप रूम में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल के रख दो और रूम कूल हो जाए, नहीं। दैट इज वाई एसी में जो एक यूनिट होती है वो बाहर होती है। एसी में एक यूनिट कहां होती है? बाहर होती है। तो कुछ पोर्शन अंदर होता है, कुछ पोर्शन बाहर होता है। तो अगर हम एसी को ऐसे निकाल के यहाँ टेबल पे रख के चलाए तो वो रूम को कूल नहीं करेगा, वो रूम को हॉट कर देगा ग्रेजुअली। समझ में आया? देखो, एक रेफ्रिजरेटर को अगर हम रूम में दरवाजा खोल के रख दें तो वो रूम को गर्म कर देगा। क्यों गर्म कर देगा? क्योंकि वो रूम से कुछ हीट लेगा Q1, कुछ हमने उसके ऊपर वर्क किया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो वो रूम में हीट रिजेक्ट करेगा वो करेगा दिस प्लस W। तो जितना उसने रूम से हीट लिया था उससे ज्यादा उसने रिजेक्ट कर दिया। तो देन व्हाट विल हैपन? आपने कम हीट लिया रूम से और ज्यादा हीट वापस कर दिया, तो ओवरऑल टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा ना, राइट? वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में कितना वर्क होता है? वी नीड टू कैलकुलेट दिस, राइट? तो एडियाबैटिक प्रोसेस में इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1 V1 गामा एंड दैट इज इक्वल टू P2 V2 गामा, राइट? PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो किसी भी स्टेट पे PV गामा कांस्टेंट ही रहेगा, राइट? नाउ वर्क होता है V1 to V2 PdV। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो प्रेशर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है, राइट? तो प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में रिप्लेस कर दो, बट P इज इक्वल टू K अपॉन V टू द पावर गामा। इससे PV गामा इज इक्वल टू K, तो P इज इक्वल टू K अपॉन V टू द पावर गामा। सो W इज इक्वल टू V1 टू V2, P की जगह आ गया K dV अपॉन V टू द पावर गामा। नाउ अगर हम इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, K तो कांस्टेंट हो गया, V1 टू V2 V टू द पावर माइनस गामा dV, और इंटीग्रेशन क्या होता है x टू द पावर n का? x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, k तो कांस्टेंट है, v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 V1 टू V2।
देन W इज इक्वल टू K 1 माइनस गामा एंड लिमिट प्लेस करेंगे तो V2 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस गामा। ना इस k को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के साथ, तो W इज इक्वल टू K V2 1 माइनस गामा माइनस K V1 1 माइनस गामा। अपॉन 1 माइनस गामा। K की वैल्यू यहां से P1 V1 गामा और P2 V2 गामा रिप्लेस कर देते हैं। V2 के साथ ये वैल्यू रख देते हैं, V1 के साथ ये वाली वैल्यू रख देते हैं। सो दिस विल कम एज W इज इक्वल टू K की जगह आ गया P2 V2 गामा इंटू V2 1 माइनस गामा माइनस इधर आ गया ये P1 V1 गामा P1 V1 गामा इंटू V1 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। देन W इज इक्वल टू दिस V2 एंड ये V2 मिलके कितना हो गया V2, ये माइनस गामा ये प्लस गामा तो कैंसिल हो गया, माइनस P1 V1 upon 1 minus gamma. This is one of the relation. इसको हम nRT में कन्वर्ट कर सकते हैं। PV is equal to कितना nRT. So this can be written as nRT2 minus nRT1 upon 1 minus gamma, or W is equal to n R delta T upon 1 minus gamma. So you can use this also.